हाय एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किए थे हम लोग और कुछ बेसिक बातें जो है जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाता है, इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन जो है हम लोग किए थे। आज इसमें अगला टॉपिक जो हम लोग का है लॉ ऑफ मास एक्शन, शॉर्ट में इसको लोमा बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। दिया गया था गोल्डबर्ग और वेज नामक साइंटिस्ट के द्वारा। और ये बोलता क्या है, चूंकि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसमें क्या बताए थे कि पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन चेंज करता है वही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग को डिक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम देखना होगा, और यदि प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम देखना होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही कुछ बात बोलता है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच अपीयर्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। कोई एक जनरल केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, सपोज ए प्लस बी से बन रहा हो प्रोडक्ट, ऐसा कोई एक जनरल केमिकल रिएक्शन लिखे। अब लॉ ऑफ मास एक्शन यदि देखोगे अकॉर्डिंग टू लोमा लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या बोलता है कि इस रिएक्शन का जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसका? तो जो इसके रिएक्टेंट्स हैं उसके मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का। लिखा हुआ है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट ए और बी है तो दोनों का मोलर कंसंट्रेशन, पिछला क्लास में बताए थे कि मोलर कंसंट्रेशन को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करते हैं, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। इतना बात हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके आगे विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच अपीयर्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बोला है कि इसमें से जो प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म है उस कंसंट्रेशन टर्म में कुछ पावर चढ़ जाता है, और वह पावर क्या होता है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसको बोलते थे? जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो मोलर कोएफिशिएंट होता था। तो ए का कोएफिशिएंट है ए, बी का है बी, तो बोल रहा है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही इसके पावर में आ जाएंगे। तो ए का यदि कोएफिशिएंट ए है तो यहाँ आ जाएगा ए, और बी का कोएफिशिएंट बी है तो यहाँ आ जाएगा बी। दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन की किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसमें से प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म में पावर आता है, और वह पावर उस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोगों को प्रतीत होता है, अपीयर होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट देंगे हम लोग, तो रेट बराबर कांस्टेंट यहाँ आता है स्मॉल के, हो जाएगा ए का पावर ए और बी का पावर बी। इस स्मॉल के को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ऐसा जैसे मान लो कोई इक्वेशन है 2NO2 + F2, ऐसा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 2 मोल, फ्लोरीन का 1 मोल मिल करके ही बना 2NO2F। तो ये दोनों हुए रिएक्टेंट्स, ये हुआ प्रोडक्ट। तो यदि इसके लिए रेट लिखोगे लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार तो जाएगा के, रिएक्टेंट में यहाँ NO2 है
तो इसका मोलर कंसंट्रेशन, इसका कॉफिशिएंट 2 है, पावर आ जाएगा 2 इंटू मोलर कॉफिशिएंट ऑफ F2, और इसका यहाँ कॉफिशिएंट 1 है तो पावर आ जाएगा 1, ऐसा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन का, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म में जो है कुछ पावर हम लोग लाते हैं, और वह पावर उस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोगों को दिखाई देता है, प्रतीत होता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद अगला टॉपिक इसमें आता है रेट लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अभी जो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े ना, उसी के जैसा सिमिलर है रेट लॉ। ये भी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में ही बतलाता है। क्या लिखे हैं? द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट के लिए एक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में रहेगा? तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब dx बाई dt। जैसे कोई टर्म है x, इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो x यहाँ कंसंट्रेशन हुआ, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग को पता करना है कि कितना चेंज करेगा। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? चेंज हम लोग पता करते हैं। तो ये हो जाएगा dx बाई dt, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। इसी को एक बार और कर दोगे d2x बाई dt स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, सब पढ़ना है। तो बोल रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट के लिए जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, किस टर्म में? तो उसके रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में। मतलब फिर से हम लोग वही एक जनरल केमिकल रिएक्शन लें, ए से बी मिल करके बना प्रोडक्ट, ऐसा। अब यदि इसके लिए रेट लिखे तो रेट मतलब ही डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dt, ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। बोल रहा है कि जो प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म होगा उसका कुछ पावर आएगा, और ये पावर कैसे आता है? तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, और वह पावर उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब यहाँ जो अब A और B का पावर आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ जो कोएफिशिएंट है वही आएगा, दूसरा भी आ सकता है। मान लो यहाँ x आएगा और यहाँ y आएगा, तो ये पावर क्या आएगा? ये बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, थियोरिटिकली हम लोग देख करके नहीं बतला सकते हैं। अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट दे देंगे स्मॉल k, ये हो जाएगा a का पावर x और ये b का पावर y। यहाँ x a के बराबर हो सकता है, a के बराबर नहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार से y b के बराबर हो सकता है, b के बराबर नहीं भी हो सकता है। मतलब यहाँ जो कोएफिशिएंट दिए हैं वह कोएफिशिएंट ही पावर में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो कैसे पता चलेगा? तो हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं रिएक्शन को, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन और इसमें अंतर समझोगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोल रहा था कि यहाँ पावर में वही टर्म आएगा जो यहाँ कोएफिशिएंट है। रेट लॉ बोलता है ऐसा नहीं है, यहाँ जो पावर आएगा वो जरूरी नहीं है कि कोएफिशिएंट के बराबर ही हो, और रियलिटी यही है, रेट लॉ ही सही है कि यहाँ जो पावर आता है वो हमेशा इसके कोएफिशिएंट के बराबर जो है नहीं होता है, कोएफिशिएंट के बराबर यहाँ नहीं होता है। जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखें CH3CHO एसिटल्डिहाइड है, इसको डिकम्पोज करो तो बनेगा CH4 और CO। यदि इसके लिए रेट लिखोगे तो रेट बराबर होता है K इंटू CH3CHO और पावर में होता है 3/2, ऐसा। तो देखो तो CH3CHO का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, लेकिन पावर कितना आ गया है? 3/2 आ गया है, तो बराबर तो नहीं है। लेकिन कुछ रिएक्शंस वैसे हैं जिसमें बराबर होता है, जैसे 2NO2 प्लस F2 से बन गया 2NO2F। तो इसके लिए यदि रेट लॉ के अनुसार लिखोगे तो रेट बराबर K
NO2 का पावर 2 और F2 का पावर 1। तो यहाँ वही आया, तो कोई 2 इसका कॉफिशिएंट है, 1 इसका कॉफिशिएंट है। अब किसमें इसका कॉफिशिएंट के बराबर पावर आएगा, किसमें नहीं आएगा, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, वही साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि जो पावर होता है कंसंट्रेशन टर्म का, वह एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, जो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और उसके बराबर नहीं भी हो सकता है। तो मेन जो अंतर हुआ लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में यही है कि लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वह बोलता है कि कंसंट्रेशन टर्म का पावर हमेशा वही रहेगा जो इसका कॉफिशिएंट है, लेकिन रेट लॉ बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये जो यहाँ पावर आता है वह इसके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और सही रेट लॉ ही है। जैसे हम इक्वेशन लिख करके दिखाएं कि इसका कॉफिशिएंट 1 है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल फाइंड किया गया तो पावर यहाँ 3/2 आता है। अभी 3/2 इसके कॉफिशिएंट के बराबर तो नहीं है, लेकिन ये वाला जो रिएक्शन लिखी है जिसमें जो कॉफिशिएंट है दोनों का, वही इसका पावर में आया ऐसा। तो यही है रेट लॉ एक्सप्रेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। अब यहां से जो टर्म आया है के, इस के को तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे ही, साथ ही साथ यह रेट कांस्टेंट भी कहलाएगा। के जो है इसको हम लोग बोलेंगे रेट कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या यही कहलाएगा स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कई नाम हैं। अच्छा, ये जो हम लोग का एक्सप्रेशन आया है रेट बराबर के ए का x और यहाँ b का पावर y। मान लें कि जो A का मोलर कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर है, और उसी प्रकार से B का मोलर कॉफिशिएंट भी जो है 1 मोल पर लीटर है। कहने का मतलब यूनिटी है, या यूनिट कंसंट्रेशन इसको बोलो। तो इस केस में क्या होगा, जब ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा रेट बराबर के 1 का पावर x और यहाँ 1 का पावर y। अब 1 का पावर कुछ भी रहे वो तो 1 ही रहता है, तो हो जाएगा k इंटू 1 मतलब k। तो ये जो रेट है वो बराबर हो गया k का मतलब रेट कांस्टेंट का। तो जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन कब, जब रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन 1 हो, मतलब यूनिट कंसंट्रेशन हो। तो इस तरह से हम लोग रेट कांस्टेंट का डिफिनेशन बनाते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिट हो 1 के बराबर, तो उस केस में रिएक्शन का जो रेट होता है वही कहलाता है रेट कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग रेट कांस्टेंट का जो है यहाँ से डेफिनेशन बना दिए। अब वेलोसिटी कांस्टेंट इसको क्यों बोलते हैं, तो रेट का मतलब हम क्या बताए थे, स्पीड, किस स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड करता है। स्पीड माने वेलोसिटी के टर्म में देख सकते हैं, इसलिए इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। साथ ही साथ इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल रहे हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में, एक विशिष्ट केस में। तो स्पेसिफिक कंडीशन में कब, जब कंसंट्रेशन कितना हो, यूनिट हो। तो यही है रेट कांस्टेंट। अब एग्जाम में कभी कदार जो है अंतर लिखना आता है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच, ये दोनों के बीच अंतर कभी कभी पूछता है। क्या अंतर लिख सकते हो, तो पहला अंतर कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन लिख देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, जबकि रेट कांस्टेंट जो है चेंज इन यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, और इसमें लिखेंगे चेंज इन यूनिट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम।
कि पर यूनिट टाइम में यदि यूनिट मोलर कंसंट्रेशन चेंज करता है तो रेट कांस्टेंट कहलाएगा। तो ई जो है रेट कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह स्पीड को बतलाता है कि किस स्पीड से रिएक्टेंट बदलते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वह रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट शुरू में तुम कितना लिए हो, ज़्यादा लिए हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, कम लोगे तो कम होगा। जबकि इसमें कोई मतलब नहीं है, रिएक्टेंट तुम ज़्यादा लो चाहे कम लो, रेट कांस्टेंट रिएक्शन का जो है सेम ही आता है। और लास्ट में हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा यही होता है, मोल पर लीटर पर टाइम। लेकिन इसका यूनिट ऐसा नहीं होता है, यूनिट अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग होता है। अब अलग कैसे होता है, किस पे डिपेंड करता है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो डिफरेंस नोट्स में है लिखा हुआ, उसको तुम लोग याद कर लोगे। आसान सा चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है और छोटा चैप्टर है, लेकिन कंसेप्चुअल है। इसमें कोई बड़ा सा थ्योरी नहीं है। जैसे हम लोग पीछे सॉल्यूशन पढ़े, सॉलिड स्टेट पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े, तो उस सब में जैसा लंबा लंबा थ्योरी था, इसमें वैसा कुछ नहीं है, सारे शॉर्ट टॉपिक्स हैं। कोई रिएक्शन लिखें जिसमें ए से बन रहा हो प्रोडक्ट, तो इसके लिए रेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसका कुछ पावर आएगा। पावर क्या आएगा ये हम लोगों को नहीं पता है, वो तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है रेट लॉ के अनुसार। तो मान लो कि पावर यहाँ आया n, तो यहाँ से जब k बराबर लिखोगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, रेट बटे a का पावर n। अब यदि यूनिट हम लोग लिखना चाहें तो रेट माने रेट ऑफ रिएक्शन, क्या इसका यूनिट बताएं, मोल पर लीटर पर टाइम। तो पर टाइम बताए थे कि जनरली हम लोग सेकेंड के टर्म में लिखते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ई नीचे है मोलैरिटी, स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन माने मोलैरिटी, और उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, और ये पूरे का पावर है n। सॉल्व करो तो ये मोल पर लीटर पर सेकेंड, n को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो मोल का पावर n, लीटर का माइनस n। सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा मोल, नीचे मोल का पावर n है तो ऊपर जाकर के हो जाएगा मोल का पावर माइनस n इंटू लीटर का पावर -1, और नीचे लीटर है -n तो ऊपर जाकर के हो जाएगा +n, और ये पर सेकेंड का पर सेकेंड। अब मोल और मोल यहाँ कॉमन है तो मोल इसका पावर 1, इसका पावर -n, तो 1 - n। यहाँ बचा लीटर, यहाँ -1 और यहाँ n, माने n प्लस में है 1 माइनस में है, इसको ऐसे करके लिखें n-1, वही चीज़ है। और ये बचा पर सेकेंड। तो यही जनरल यूनिट हुआ रेट कांस्टेंट का कि मोल 1 - n, लीटर n-1 पर सेकेंड। ऐसा, जहाँ n क्या है तो ये पावर, और इसी पावर को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। हम लोग देख करके रिएक्शन को नहीं बतला सकते हैं कि पावर में वहाँ कितना आएगा। तो यह एक जनरल यूनिट हुआ रेट कांस्टेंट का, इसको याद रखना है। जैसे मान लो एग्जाम में आएगा कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट बतलाओ। तो थर्ड ऑर्डर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ n बराबर 3, तो n बराबर 3 यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा मोल 1 - 3 लीटर 3 - 1 पर सेकेंड। सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो हो जाएगा मोल का पावर -2, लीटर का पावर 2 और पर सेकेंड। ऐसा, या फिर इससे रेट कांस्टेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको हम लोग कर लेते हैं। इस जनरल यूनिट को याद रखना है। ऐसा कोई क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन, the rate constant of a particular reaction
इज 5.0 इंटू 10 का पावर -2 पर सेकेंड। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बोल रहा है कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, पूछ रहा है उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। देखो तो ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू मतलब के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5.0 इंटू 10 का पावर -2 पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ है। अब के का जो जनरल यूनिट हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं, मोल 1 - n लीटर n-1 पर सेकेंड। इधर दिया हुआ है 5.0 इंटू 10 का पावर -2। देखो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 पर सेकेंड। पर सेकेंड तो दिया हुआ था, मोल और लीटर यहाँ नहीं है, तो इसको अपने ऐसे लिख ही सकते हैं ना, 1 - 1 0, और मोल का पावर 0 मतलब वो 1 हो गया। किसी भी टर्म का पावर 0 तो 1 के बराबर होता है, ऐसा। तो अपने से इसको हम लिखें, क्यों लिखें, कंपेयर करने के लिए। अब इसको कंपेयर करो तो इधर है मोल का पावर 1 - n और इधर है मोल का पावर 1 - 1। तो मोल मोल सेम है, इसको इक्वेट करो, 1 - n बराबर 1 - 1। तो 1 - n बराबर 0, तो n बराबर 1। तो n बराबर 1 आ गया, मतलब कौन रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। या लीटर वाला से भी कर सकते हो ऐसा, ये लीटर n-1 बराबर है लीटर 1 - 1, तो n-1 और 1 - 1 0, तो n बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। तो इस तरह से यदि कोई क्वेश्चन आए जिसमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और पूछे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो सिंपली उसको जो जनरल यूनिट है रेट कांस्टेंट का उससे इक्वेट कर दोगे और वहाँ से n का वैल्यू निकाल लोगे, तो वही कहलाएगा क्या, रेट ऑफ, या वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में हमेशा आता है। और पहले ही बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। बेसिक बातें समझ जाओगे तो एडवांस समझने में आसानी होगा। अब इसमें से टर्म है अगला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी डिस्कस किए इसको, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जब रेट लिखते हैं तो उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होता है वही उस रिएक्शन का कहलाता है ऑर्डर। क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, द समेशन ऑफ पावर ऑफ all the concentration terms, the summation of power of all the concentration terms used in rate law expression is called overall order of reaction, and the power of each concentration term is called order of reaction with respect to that reactant। जैसे मान लो कि कोई जनरल केमिकल रिएक्शन लिखें, ए बी बी सी से बना प्रोडक्ट। अब इसके लिए जब रेट लिखोगे dx/dt वाला, तो जाएगा k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का कुछ पावर आएगा, तो पावर इसके बराबर तो नहीं हो सकता, अलग हो सकता है, बराबर भी हो सकता है लेकिन अलग भी हो सकता है। तो हम लोग मान लें वी एक्स, बी मान लें वाई और सी मान लें जेड। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए या जो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे हैं,
इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में बोल रहा है कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स का जो पावर है उसका समीशन, मतलब यदि इसका ऑर्डर लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो 3 कंसंट्रेशन टर्म है ए बी सी और पावर है क्या x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो आएगा जोड़ करके वही कहलाएगा इस रिएक्शन का ऑर्डर। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो उसमें जितने कंसंट्रेशन टर्म्स हैं सभी कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर का जो समेशन होता है वही कहलाता है उस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर। लेकिन यहाँ यदि पूछा जाए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कि रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, तो इसका जो पावर है x, फिर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b तो पावर है y एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू c तो पावर है z। मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म के आधार पर भी ऑर्डर निकलता है और ओवरऑल ऑर्डर भी निकलता है। तो ओवरऑल ऑर्डर के लिए बताए जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है सबके पावर को जोड़ देना है, और यदि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के टर्म में पूछा जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसी रिएक्टेंट का जो पावर है उसके केस में लिखेंगे। अब सबसे बड़ा बात हम बार बार बता रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन का ये जो ऑर्डर है या एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट मतलब यहाँ जो पावर आता है ना वह हम लोग रिएक्शन को देख करके नहीं बतला सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। कैसे डिटरमाइन किया जाता है इस चैप्टर में आगे पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहाँ बताया जाएगा। लेकिन ऐसे ही पर्टिकुलर कोई रिएक्शन अंदाज से दे दिया जाए, पूछा जाए ऑर्डर क्या है तो कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, कोई रिएक्शन दिया हुआ रहता है, पूछता है इसका ऑर्डर बताओ। तो मान के चलो कि ऐसे कोई रेट लिखा हुआ, मान लो कि रेट बराबर k इंटू ए का पावर 1 और b का पावर 1/2 और पूछेगा कि इसका ऑर्डर क्या है। तो भी तो आसान है, पावर को जोड़ देना है 1 + 1/2 तो यह आ जाएगा 3/2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन वही यदि कोई इक्वेशन लिख दे, मान लो ऐसा कि H2 + Cl2 से बना 2HCl और पूछे कि इसका ऑर्डर कितना है तो नहीं बता सकते हम लोग। ऑर्डर बतलाने के लिए ऐसा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के देना होगा, तब ना हम लोग पावर को केवल यहाँ जोड़ देंगे। अब इसका अपने से रेट लिखोगे तो पावर कितना लाओगे, वो पावर तो हम लोग को पता नहीं है क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट से पता किया जाता है। इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वह एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख करके बताना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि नोट्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो उसको वहाँ से रट लेना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना होगा। एग्जामिनेशन में उतना ही में से कोई एक आएगा। अब इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आधार पर जो है या ऑर्डर के आधार पर केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया है। ऑर्डर के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। हाँ, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर तो नेचुरल नंबर होगा ही, मतलब 1 2 3 ऐसे करके, जनरली 3 तक ही होता है। हायर ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है और रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, जो 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है या कोई नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 ऐसे करके हो सकता है। तो इस ऑर्डर के आधार पे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हैं, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा मान लो एक जनरल रिएक्शन हम लिखें ए से प्रोडक्ट, ठीक। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑर्डर क्या बताए थे कि जो पावर आता है। तो यदि मान के चलो इसके लिए तुम रेट लिखोगे, क्या लिखेंगे, रेट बराबर k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर 0। अब किसी भी टर्म का पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है, तो रेट बराबर k हो जाएगा।
तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसका रेट किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता है। जब इसका रेट लिखे हम लोग तो रेट बराबर क्या आ रहा है, के, यहाँ तो कोई कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसका रेट किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता है। उसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए और पावर 1 आ जाएगा। 1 नहीं भी दोगे तो चलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करेंगे कि उस प्रकार का रिएक्शन जिसका रेट एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर के लिखोगे तो रेट बराबर के और ए का पावर 2। तो ए का पावर 2 मतलब ये क्या हुआ, मतलब हो गया के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो देखो 2 कंसंट्रेशन टर्म है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलेंगे जिसका रेट 2 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता हो। अभी दोनों कंसंट्रेशन टर्म सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। यहाँ हम एक ही रिएक्टेंट लेकर के चले हैं तो यहाँ सेम है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या लिखेंगे, रेट बराबर के इंटू ए का पावर 3, मतलब 3 कंसंट्रेशन टर्म पे रेट डिपेंड कर रहा है तो थर्ड ऑर्डर। और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन में आएगा, कोई नेचुरल नंबर जो है नहीं रहेगा। और कुछ एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल को जो है क्या करना है, याद कर लेना है। और सबका रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछता है। जैसे मान लो सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट लिखना है तो क्या हम लोग पढ़े हैं जी, के बराबर पढ़े हैं मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 पर सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्डर है मतलब n का वैल्यू 2 है तो पुट कर दो तो हो जाएगा मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, पर मोल लीटर पर सेकेंड। ऐसा इसको पीछे बताए हैं। तो नोट्स में सब रिएक्शन अलग से लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन और साथ में 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स। सारे एग्जाम्पल्स को रटना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखो, या रिएक्शन ही लिख देगा, पूछेगा ऑर्डर क्या है। तो जो भी यदि वैसा क्वेश्चन आए तो नोट्स में जितना है या बुक में एनसीईआरटी में उससे बाहर का क्वेश्चन बोर्ड का एग्जामिनेशन में नहीं आता है। यदि आएगा तो हालांकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना नहीं चाहिए कि रिएक्शन देकर के ऑर्डर पूछ रहा है, ऐसे तो कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन आएगा तो जो रिएक्शंस दिए हुए हैं नोट्स में या बुक में उसी के अंदर ही आएगा। तो इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक जो है अच्छे से कर लोगे। बाकी का डिस्कशन इस चैप्टर का जो है हम लोग आगे का लेक्चर से करेंगे। धन्यवाद।